हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। हम यहाँ पे कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस की सीरीज, जिसमें हमारे चैप्टर 1 के कुछ टॉपिक्स हो चुके हैं जो हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। अब हम करने वाले हैं अगला टॉपिक, जो कि है हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर मिलती है आपको क्वालिटी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और करिए अपने सारे डाउट्स क्लियर, और बोर्ड एग्जाम में आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो अगला रिएक्शन है, टाइप है, वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके पहले हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है विद एक्टिविटी। ठीक है, ठीक है, तो हम करने वाले हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें से हमारे पास सबसे पहले आ जाती है एक्टिविटी 1.5। ठीक है, तो एक्टिविटी हमें पता है कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्टिविटी से ही स्टार्ट करेंगे। एक्टिविटी में बोल क्या रहा है? टेक अबाउट 2 ग्राम फेरस सल्फेट क्रिस्टल इन अ ड्राई बॉइलिंग ट्यूब। हमें क्या करना है? फेरस सल्फेट के कुछ क्रिस्टल्स लेने हैं। फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4। ओके, फेरस सल्फेट के ड्राई बॉइलिंग ट्यूब में क्रिस्टल लेने हैं। ड्राई बॉइलिंग ट्यूब मतलब उसमें वाटर कंटेंट होना ही नहीं चाहिए। आप समझ रहे हो कि वाटर होना नहीं चाहिए उसमें, क्योंकि वाटर के साथ वो रिएक्ट कर सकता है। ठीक, फिर क्या करना है? नोट द कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का जो कलर है, आपको पहले ही उसको नोट करके रख लेना है कि ये कौन सा कलर है, क्योंकि आफ्टर रिएक्शन इट विल चेंज। ओके, हीट द बॉइलिंग ट्यूब ओवर द फ्लेम और अ बर्नर और स्प्लिट लैंप एज शोन इन फिगर। जो फिगर में आपको दिख रहा है, देखिए आपको मैं बता देता हूं। यहां पर हमारे ये हो जाएगा बर्नर, ये हो जाएगा हमारा टेस्ट ट्यूब, ये है टॉम। ठीक, अब हमें क्या करना है? उसको ऐसे ही हीट कर देना है। ऑब्जर्व द कलर ऑफ क्रिस्टल आफ्टर हीटिंग। तो क्या होगा? क्रिस्टल का जो कलर होगा हीट करने के बाद वो थोड़ा सा क्या होने लगेगा? चेंज होने लगेगा। ऐसा क्यों होता है? देखिए आगे आंसर भी आपको मिलने वाला है। तो यहां पे दिया गया है आपको, हैव यू नोटिस दैट द ग्रीन कलर, इसका मतलब जो कलर था फेरस सल्फेट का, वो कैसा था? वो था ग्रीन कलर। ठीक, और फेरस सल्फेट क्रिस्टल हैज चेंज। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ओडर ऑफ द बर्निंग सल्फर। और आपको बर्निंग सल्फर का जो ओडर है वो भी पता चलेगा। ठीक, जैसे यहां से देखिए, अगर आप देखें लाइंस आपको दिख रही होंगी, तो ये वो गैस बाहर की तरफ निकल रही है। इन सबका रिलेशन हमारे डीकम्पोजिशन रिएक्शन से है। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन से कैसे है आइए देखते हैं। यहां पे हमें एक इक्वेशन दिया गया है, केमिकल इक्वेशन दिया गया है। केमिकल इक्वेशन हमें क्या बता रहा है? 2FeSO4 फेरस सल्फेट है। ठीक है, वो भी यहां पे सॉलिड फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में। उसको हमने क्या कर दिया? हीट कर दिया। हमने उसको हीट कर दिया है। हमें क्या मिल रहा है? फेरिक ऑक्साइड। क्या मिल रहा है? फेरिक ऑक्साइड। और साथ साथ में हमें 2 गैसेस मिल रही हैं। कौन कौन सी? एक मिल रही है SO2, एक मिल रही है SO3। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, 2 गैसेस मिल रही हैं। ठीक है, फिर क्या होता है? In this reaction you can observe that a single reactant breaks down to give simpler product। यहां पे बात क्या हो रही है कि यहां हमारा जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ एक ही है, सिंगल प्रोडक्ट है ना। आप देख रहे हो जो सिंगल प्रोडक्ट है, तो वो सिंगल प्रोडक्ट यहां पे सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट। बिल्कुल सिंपल सा प्रोडक्ट दे रहा है, अपने आप को ही डिसोसिएट करके। दिस इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, और यही है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दैट्स मीन कि अकेला रिएक्टेंट होगा। ठीक, और वो ब्रेक डाउन होने वाला है अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट, सिंपलर प्रोडक्ट। गेट इट? तो यहां पे जस्ट अपोजिट आपको देखने को मिल रहा है क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक, वहां पे क्या था? वहां पे रिएक्टेंट ज्यादा थे, वहां पे प्रोडक्ट एक मिल रहा था। बट यहां पर जस्ट अपोजिट चल रहा है, यहां पे रिएक्टेंट एक है और हमें प्रोडक्ट ज्यादा मिल रहा है। ओके, आप इसको कोरिलेट करके बहुत अच्छे से रेडी कर सकते हो। ठीक, तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल FeSO4 7H2O। फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल आपने देखा, फेरस सल्फेट का सर आपने तो फॉर्मूला बताया था FeSO4, यहाँ पे 7H2O भी लगा हुआ है। तो बेटा यहाँ पे क्रिस्टल है,
क्या है? क्रिस्टल। और क्रिस्टल क्या करता है? हमेशा वाटर कंटेन करता है। आपके घर में भी कुछ क्रिस्टल यूज किए जाते हैं, जैसे शुगर, ओके, या फिर फिटकरी। तो यहां पे क्या है? 7H2O इसीलिए लगाया गया है बिकॉज यहां पे FeSO4 क्रिस्टल फॉर्म में है, ठीक। लूज वाटर व्हेन हीटेड एंड द कलर ऑफ क्रिस्टल्स चेंजेस। और जैसे हम उसको हीट करना शुरू करते हैं बेटा, तो वो क्या हो जाता है? अपने कलर को चेंज करता है। क्यों? क्योंकि वाटर वहां से इवेपोरेट होने लगता है। जो ग्रीन कलर था वो अब चेंज होने वाला है। इट देन डिकम्पोजेस टू फेरिक ऑक्साइड। ये फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? फेरिक ऑक्साइड में चेंज हो जाता है, जिससे हमें क्या क्या मिलने वाला है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। समझ में आ रहा है? तो यहां पे हमें दो गैसेस मिल रही हैं। फेरिक ऑक्साइड इज अ सॉलिड व्हाइल SO2 एंड SO3 आर गैसेस। हमने उनकी फिजिकल स्टेट इक्वेशन में ही पढ़ के समझ लिया हमने ना, क्योंकि हमने फर्स्ट क्लास में अच्छे से समझ लिया था। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप फर्स्ट क्लास का वीडियो जब आप देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि उसमें ये फिजिकल स्टेट का क्या मीनिंग होता है और बाकी ये प्लस और एरो का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं यहां पे decomposition of a calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction। यहां पे हमें एक important decomposition reaction के बारे में बता रहा है। इसका मतलब आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है? CaCO3, ओके। यहां पे Ca कैल्शियम है, CO3 कार्बन एंड ऑक्सीजन। टू कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड मीन CaO। क्लास 9 में आपने सब ये फॉर्मूले पढ़े थे। एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में ये डिसोसिएट हो रहा है, दैट इज CO2 ऑन हीटिंग इज एन इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, यूज्ड इन वेरियस इंडस्ट्रीज। बहुत सारी इंडस्ट्रीज में ये यूज होता है, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड इज कॉल्ड लाइम और द क्विक लाइम, ठीक है। इसको हम कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? इसको हम क्विक लाइम बोल रहे हैं। यहां पे देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया है, ये क्विक लाइम है। तो देखते हैं, तो ये क्विक लाइम है। क्विक लाइम को क्या किया गया है? ये मैन्युफैक्चर किया जाता है इससे क्या? सीमेंट। इससे सीमेंट बनाया जाता है, इसलिए इसका यूज बहुत ज्यादा है, ठीक। तो हमें पता है कि हमारा इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और डेवलप हो रहा है, तो डेवलप होने में बिल्डिंग्स बहुत बनती हैं, तो उन बिल्डिंग को बनाने में सीमेंट का काफी यूज है, ठीक। तो इसके लिए आप इसको बहुत ध्यान से सीखिए। व्हेन अ डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड द थर्मल डीकंपोजिशन। अगर कोई भी डीकंपोजिशन रिएक्शन हीट की मदद से किया या कराया जा रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल जहां पे भी ये थर्मल वर्ड है, थर्मोमीटर, ठीक है। तो यहां इसका मीनिंग क्या होगा? हमेशा टेम्परेचर होगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हीट दे करके टेम्परेचर ही तो बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और इसी वजह से ये लाइम स्टोन तुरंत किसमें चेंज हो जा रहा है? क्विक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक रिएक्शन है, ठीक। मैं आपको रिएक्शन फिर से करके दिखाता हूं एक बार, चलिए देखते हैं। तो देखिए यहां पे हमारे पास है, यहां पे हमारे पास क्या था? लाइम स्टोन था। क्या था? लाइम स्टोन, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट था, है ना। उसके बाद हमने उसको क्या किया? हीट कर दिया। हीट कर दिया। हीट करने के बाद हमें क्या मिला? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस क्या मिल रहा है हमें? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आ रहा है? तो यहां पर क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट का जो डिसोसिएशन है वो किसकी मदद से किया जा रहा है? वो हीट की मदद से किया जा रहा है ना, कि हीट की मदद से ही हम कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? थर्मल डीकॉम्पोजिशन। थर्मल डीकॉम्पोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन क्यों बोल रहे हैं? आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। डीकंपोजिशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट हमारा है सिंगल और हमारे पास जो रिएक्टेंट जो हमारा है वो सिंगल है और प्रोडक्ट हमारे पास कितने आ रहे हैं? 1 और 2, ठीक है।
हम फेरस सल्फेट वाला रिएक्शन में आपको एक बार फिर से रिकॉल करा दूं, वहां पर भी हमारे पास फेरस सल्फेट का एक क्रिस्टल था, उसको हमने क्या किया, जब हीट किया हमें 3 प्रोडक्ट मिल रहे थे, तो भी क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा। आई थिंक आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आइए हम चलते हैं आगे। Another example of thermal decomposition reaction is given in activity 1.6। आइए हम एक और एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये दूसरा कौन सा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। ओके, चलिए करते हैं। यहां पे हमें क्या बोल रहा है, टेक अबाउट 2 ग्राम लेड नाइट्रेट, और उसका पाउडर लेना है आपको, ठीक, इन अ बॉइलिंग ट्यूब। आपको एक बॉइलिंग ट्यूब में लेड नाइट्रेट का क्या ले लेना है, पाउडर ले लेना है। होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद द पेयर ऑफ टंग्स। यहाँ पे हमको क्या करना है, उसको होल्ड करके रखना है, क्योंकि नीचे से हम एक बर्नर से उसको हम क्या करने जा रहे हैं, उसको फ्लेम देने जा रहे हैं, उसको हीट देने जा रहे हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पर हीट करते ही एक यहाँ से गैस बाहर की तरफ आ रही है। गैस क्या कर रही है, इवॉल्व हो रही है ऐसे ऐसे। ये है क्या, आइए देखते हैं। तो यहां पर हमें उसका रिएक्शन बिल्कुल क्लियर दिया गया है। क्लैरिटी के लिए मैं आपको ये रिएक्शन करके दिखा देता हूं। ओके, चलिए करते हैं। हमारे पास क्या था, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3। तो हम रखते हैं, यहां पे है PbNO3, ठीक है। PbNO3 या ब्रैकेट क्यों यूज किया है, क्योंकि अभी हमें इसको बैलेंस करना होगा। तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे 2 लगेगा और यहाँ पर भी 2 लगेगा। ओके, फिर इसको हम क्या, ये सॉलिड फॉर्म में है, इसको हम क्या करने जा रहे हैं, हीट करने जा रहे हैं। इसको हम हीट करने जा रहे हैं। हीट करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, 2PbO। PbO क्यों, क्या है ये, लेड ऑक्साइड है, ठीक। प्लस हमें क्या मिल रहा है, 4NO2, 4Na2 मिल रहा है, प्लस O2 मिल रहा है। आपको रिएक्शन अगर क्लियर नहीं दिख रहा होगा, अब प्रॉपर दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ठीक। अब हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, लेड नाइट्रेट का हमने यहाँ पे सॉलिड फॉर्म लिया हुआ था, ठीक। यहाँ पे भी हमें सॉलिड फॉर्म में लेड ऑक्साइड मिलेगा, और यहाँ पे ये गैसियस फॉर्म में मिलेगी नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्लियर है। तो ये भी क्या है, थर्मल डिकम्पोजिशन। क्यों, फिर से वही क्वेश्चन कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्यों है, क्योंकि यहां पर हम क्या यूज कर रहे हैं, डिकम्पोजिशन के लिए हीट यूज कर रहे हैं। क्या यूज कर रहे हैं, हीट। और जब आप हीट यूज करते हो तो थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है, क्योंकि यहां पर भी सेम वही फिर से बात आ गई कि यहां पर एक हमारा क्या था, रिएक्टेंट था, और हमें प्रोडक्ट कितने मिल रहे हैं, 1, 2 एंड 3। तो आपको समझ में आ गया होगा कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। अब अच्छे समझ में आ गया, 3 एग्जांपल लेकर के हम समझ चुके हैं। तो आगे चलने के लिए हम चलेंगे एक्टिविटी 1.7 पर। चलिए चलते हैं। तो एक्टिविटी 1.7 हमें क्या बता रही है, आइए देखते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है बच्चों, आपको बहुत ध्यान से सीखना है इसे। चलिए तो देखते हैं। टेक अ प्लास्टिक मग, ड्रिल 2 होल एट इट्स बेस एंड फिट रबर स्टॉपर इन दीज होल्स। ठीक है, आपको एक प्लास्टिक का मग लेना है, उसमें 2 होल करके उसमें रबर के स्टॉपर लगा देने हैं। ओके, रबर स्टॉपर लगाने के बाद इंसर्ट कार्बन इलेक्ट्रोड इन दीज रबर स्टॉपर एज शोन इन फिगर 1.6। आइए 1.6 फिगर को पहले हम अच्छे से समझते हैं। देखिए क्या क्या किया गया है उसमें। ये है हमारा फिगर 1.6 और इसका जो टाइटल है वो क्या बता रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर का क्या कराया जा रहा है इसमें, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराई जाएगी। ठीक है, तो कॉमन सेंस की बात है, आप आराम से समझ रहे हो। अब देखते हैं इस एपरेटस में रखा क्या हुआ है। तो फर्स्ट सबसे पहला हमारा क्या हो गया, प्लास्टिक मग। ठीक, फिर यहां पर हमने क्या किया, रबर के स्टॉपर्स लगा रखे हैं। एक स्टॉपर यहां पर है और दूसरा स्टॉपर यहां पर है। क्लियर, 2 स्टॉपर लगे हुए हैं और ये दोनों स्टॉपर हमें मदद क्या कर रहे हैं, यहां पे 2 इलेक्ट्रोड को ये होल्ड कर रहे हैं।
और वो इलेक्ट्रोड प्लास्टिक मग से टच नहीं है, वरना वो मेल्ट करने लगेगा। और यहां पर हमारे जो दो इलेक्ट्रोड्स हैं, पहला है एनोड और दूसरा है कैथोड। ठीक है, तो यहां पर एक एनोड होता है और यहां पर एक कैथोड है। एनोड और कैथोड हमारे दो इलेक्ट्रोड, और उनसे एक स्विच जोड़ी गई है और साथ साथ में एक 6 वोल्ट की बैटरी हमारे पास लगी हुई है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम क्या क्या देख रहे हैं, यहां पे दो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब नंबर 1 एंड टेस्ट ट्यूब नंबर 2। ठीक, फिर यहां पे ग्रेफाइट की रॉड्स अंदर लगी हुई है, एक ग्रेफाइट की रॉड ये है और दूसरी ग्रेफाइट की रॉड ये है। अब आगे देखते हैं, यहां पर हमारे पूरे के पूरे मग में क्या फिल किया गया है, वाटर, और वाटर यहां फिल है, तो धीरे धीरे वो टेस्ट ट्यूब के सहारे अंदर की तरफ भी बढ़ते हुए टेस्ट ट्यूब के अपर पार्ट तक पहुंच चुका है। ठीक, अब हमें क्या करना है, आइए फिर से एक्टिविटी की तरफ चलते हैं। आपको पूरा का पूरा डायग्राम अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए हम चलते हैं एक्टिविटी की तरफ, चलिए देखते हैं। Fill the mug with water and such that the electrodes are immersed. ऐसा करें कि इलेक्ट्रोड पूरी तरह से डूब जाए। ठीक है, एड अ फ्यू ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। अब यहां पे हमें क्या ऐड करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला इज H2SO4 और हमें डाइल्यूट बोल रहा है तो हम यहां पे क्या लिख देंगे, DIL। ठीक, ये आपका कोई दिल नहीं है, ये डाइल्यूट है। ठीक है, to water, take 2 test tube filled with water and invert them over to carbon electrode, जैसा कि हमने उसको सेट किया था। ठीक, उसके बाद क्या है, कुछ देर तक जैसे ही हम उसका स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑन करने के बाद क्या होता है, you will observe that the formation of bubbles at both the electrode. These bubbles displace water in test tube. और जब बबल्स का फॉर्मेशन होता है तो वो वाटर को डिस्प्लेस करते हैं कहां, टेस्ट ट्यूब में। इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टिंग द सेम इन बोथ टेस्ट ट्यूब। क्या दोनों के दोनों टेस्ट ट्यूब में जो गैस वहां पे कलेक्ट हुई है उसका वॉल्यूम सेम है? इसको तो हम डायग्राम देख के पता लगाएंगे। ओके, फिर आगे क्या बोल रहा है, once the test tube are the filled with the respective gases, remove them carefully. अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया है कि आप उसको कैसे रिमूव करने वाले हो। ठीक है, तो चलिए हम ये सारे क्वेश्चन आंसर करते हैं उसका डायग्राम देख करके। तो आइए डायग्राम पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें जो डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे पहली जो गैस है वो क्या है, ऑक्सीजन। क्या है ये, ऑक्सीजन है। दूसरी जो गैस है वो हमारी क्या है, हाइड्रोजन, H2। ठीक, तो हमें क्या पता चला कि एनोड से कनेक्टेड टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस कलेक्ट होने वाली है, ऑक्सीजन कलेक्ट होने वाली है, और जो हाइड्रोजन है वो किस पे कलेक्ट होने वाली है, वो कैथोड पे कलेक्ट होने वाली है। ठीक, ये आपको एकदम बढ़िया से मेमोराइज करके रखना है कि कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस कलेक्ट होने वाली है। ठीक, अब हम चलेंगे कि अमाउंट क्या है गैसेस का। तो अगर मैं आपसे बोलूं क्या यहाँ पर जो वाटर लेवल है ये क्या दोनों में इक्वल है, तो आप बोलोगे नहीं सर इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन जो है काफी ऊपर तक है और ऑक्सीजन का जो वाटर है वो काफी ऊपर है, और जबकि हाइड्रोजन वाला वाटर काफी नीचे है ना। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो ये रीजन क्या है इसका, तो मैं आपको बोलूं, अगर मैं कहूं वाटर का फॉर्मूला क्या होता है तो आप बोलोगे H2O होता है सर, होता है ना, H2O होता है। तो मैं अगर यहाँ पे रेशियो निकालूं हाइड्रोजन रेशियो ऑक्सीजन, तो आप बोलोगे सर 1:2 आएगा, सॉरी यहाँ पे 2:1 आएगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा क्या है 2 और यहाँ पे आएगा 1। तो अमाउंट ऑफ गैस भी क्या होनी चाहिए, इसी रेशियो में होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है यहाँ पे डबल रेशियो में, मतलब 2 टाइम होगा किसके, ऑक्सीजन की। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन गैस है और वो क्या है 2 टाइम है ऑक्सीजन के यहाँ पर, और यहाँ पे ऑक्सीजन है जो कि हाफ है किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या
हाइड्रोजन और यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑक्सीजन। तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि अमाउंट ऑफ गैसेस क्यों डिफरेंट हमें मिली टेस्ट ट्यूब में, उसका यही आंसर है क्योंकि यहाँ पे रेशियो वाटर में क्या होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 2:1 होता है। तो जैसा रेशियो होगा वैसे हमें गैसेस मिलेंगे क्योंकि वो डिसोसिएट होने वाला है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करने के बाद हम क्या करते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिसोसिएट करते हैं। ठीक, तो यहां पर हमें चलिए एक्टिविटी 1.8 भी हम चलते हैं आगे। तो एक्टिविटी में हम देखें, हाँ एक चीज मैं आपको बताना भूल रहा हूं, यहां पर आपको वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने के बाद कितनी गैसेस मिल रही हैं, दो ना। तो यहां पर भी कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, आप इसको माइंड में रख के चलो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन आप पढ़ रहे थे ये उसी से रिलेटेड है। ठीक, ये कोई अलग नहीं है। आइए एक्टिविटी 1.8 मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, डायरेक्ट डायग्राम से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आइए देखते हैं, आपका एक डाउट नहीं रह पाएगा अगर आप ध्यान से ये क्लासेस ले रहे हो, एक डाउट नहीं छूटेगा। ठीक, चलिए यहां पर हम क्या देख रहे हैं, एक विंडो है, विंडो से सनलाइट अंदर की तरफ क्या कर रही है, एंटर कर रही है। बाहर चाइना डिश में क्या रखा हुआ है, सिल्वर क्लोराइड रखा हुआ है। क्या रखा है, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, तो जो ये सिल्वर क्लोराइड रखा है ये ओपन सनलाइट में ऐसे ही रखा हुआ है। ठीक, अब सनलाइट आती है, रिएक्शन होता है और यहां पर हमें क्या मिल जाता है, 2Ag सॉलिड एंड Cl2 गैस। मतलब यहां पर आफ्टर सम टाइम यहां पे हमको क्या मिल जाता है, Ag, मतलब कि यहां पर सिल्वर रह जाता है और क्लोरीन यहां से निकल के चली जाती है। उसको नहीं पसंद आया यहाँ पे रहना, धूप में उसको रहना पसंद नहीं आया, वो चली गई। ठीक, तो क्लोरीन गायब और हमारे चाइना डिश में क्या बचा, सिल्वर बचा। ठीक है, और अब हमारा यहाँ पे रिएक्शन कौन सा हो जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट था 1 और प्रोडक्ट हमको मिले कितने, 2। तो यहाँ पर भी कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ पर भी हो जाएगा हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसी तरह से जैसे सिल्वर क्लोराइड ने बिहेव किया वैसे ही कौन करने वाला है, वैसा ही बिहेवियर शो करने वाला है सिल्वर ब्रोमाइड। क्यों, क्योंकि क्लोरीन और ब्रोमीन जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो उसमें आसपास ही हैं और वो बिल्कुल एक दूसरे की तरह ही बिहेवियर करते हैं। छोड़िए उसको, पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड है। यहाँ पर हमने उसको भी कहाँ रखा, सनलाइट में रखा, क्योंकि क्लोरीन का दोस्त ही क्या है, ब्रोमीन, उसका घर उसके पास ही है और दोनों बिल्कुल एक साथ खेलते हैं और उनकी प्रॉपर्टी भी सेम हो गई है। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, दो, यहाँ पर भी सिल्वर मिल जाता है हमको और जो ब्रोमीन गैस है वो भी बाहर चली जाती है, एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, सिंगल रिएक्टेंट एंड मोर देन 1 प्रोडक्ट। और ये भी बिल्कुल वैसा ही जैसे कि आपका सिल्वर क्लोराइड का रिएक्शन था। बहुत ही आसान है, अगर आपने सिल्वर क्लोराइड को समझ लिया, सिल्वर ब्रोमाइड आपको समझने में टाइम नहीं लगेगा। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इसे। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। The above reaction are used in black and white photography। ये जो सिल्वर ब्रोमाइड वाला पार्ट है ये कहाँ यूज किया जाता था, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में। तो फोटोग्राफी में जब यूज किया जाता था, ये आपके MCQ में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो फोटोग्राफी में यूज किया जाता है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी पे। तो ये होता है क्या, ये होता है सिल्वर ब्रोमाइड। अगर आपको एक पिक्चर बनानी है तो आपको सिल्वर वो भी कैसी होनी चाहिए थी, ब्लैक एंड वाइट। तो ये कैसे बनेगी, सिल्वर ब्रोमाइड से बनेगी। शायद ये देख करके आपको हमेशा याद रहेगा, आपके दिमाग में हमेशा क्लिक होता रहेगा कि हाँ ये सिल्वर ब्रोमाइड से सर ने बताया ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज करते हैं, तो आपको अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कॉजिंग दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे कौन सी एनर्जी यूज की जा रही है, तो सनलाइट की एनर्जी है, लाइट एनर्जी यूज की जा रही है। We have seen that decomposition reaction require energy either in form of heat, light
इलेक्ट्रिसिटी फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि कोई एक सिंगल ही रिएक्टेंट हमको चाहिए, दूसरा रिएक्टेंट हम ले नहीं सकते, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो जरूरी होगा। क्या जरूरी होगा? तो इनमें से कुछ चीजें हमने देख ली, जैसे हीट है, हीट लिया हमने, लाइट ले लिया हमने, इलेक्ट्रिसिटी ले लिया। हीट हमने कब लिया था? सबसे पहले फेरस सल्फेट वाला, याद है आपको रिएक्शन। फिर दूसरा लाइट, लाइट कब लिया? AgCl2 और यहाँ पे AgBr वाले में। इलेक्ट्रिसिटी हमने कहाँ लिया? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के टाइम पे लिया था। तो ये तीनों चीजें आपको अगर अच्छे से याद है तो हमें समझ में आ गया कि जब भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा तो रिएक्टेंट किसके साथ है, रिएक्टेंट कौन सी एनर्जी शेयर करते हैं, वो क्या हो सकती है? इट इधर हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। रिएक्शन इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। जहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। तो देखिए यहां पे एनर्जी क्या हो रही है? एब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर है ना? एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों है? क्योंकि यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब की जा रही है। एक्सोथर्मिक हम पहले से पढ़ चुके हैं, जैसे हमने पढ़ा था वहां पर हीट एनर्जी बाहर निकल रही थी। ठीक है, रेस्पिरेशन के टाइम पर, ठीक। और डिकम्पोजिशन, जैसे हम कंपोस्टिंग करते हैं वहां पर, यहाँ जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा? सनलाइट, हीट, ये सब एब्जॉर्ब की जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी यूज की जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक रिएक्शन। मतलब आपको एक ही रिएक्शन में दो दो चीजें समझने को मिल रही हैं। पहला क्या है कि ये हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, और दूसरा क्या है? ये हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इस तरह से हमने क्या कंप्लीट कर लिया? दूसरे टाइप का रिएक्शन, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हमने यहाँ पे ये कंप्लीट कर लिया है। आगे की तरफ चलते हैं। अब हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिन्हें मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप इन्हें समझिए, और अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट कर सकते हैं कि मैं इन्हें एक्सप्लेन करूं। ठीक है, तो आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके लिए आपको बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड रहना है, और ये बहुत जल्दी ही आपको मैं पढ़ाऊंगा। आप इससे पहले के सारे रिएक्शन आप रिवाइज करो, क्योंकि आप वॉरियर हो, आपको बोर्ड्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देना है। बिल्कुल आपको लेजीनेस नहीं दिखानी, आप रोज के लेक्चर्स लो और उन्हें रिवाइज करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।